हेलो स्टूडेंट्स। चलिए आज फिर कुछ और ऑनलाइन सुविधाओं के बारे में बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सुविधाओं के बारे में बात करते हैं। अधिकांशतः आज के जो टॉपिक हैं वो सब फाइनेंशियल ही हैं। जैसे पहला टॉपिक है आपका OTP, मतलब वन टाइम पासवर्ड। वन टाइम पासवर्ड क्या होता है कि ये ऑटोमेटिकली जनरेट होता है जब आप किसी साइट पर एंटर करते हैं या कोई इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, या ऐसे भी कई बार सामान्य अकाउंट में भी इंटर करने के लिए OTP का इस्तेमाल होता है। और ये 2 लेयर सिक्योरिटी का भाग होता है। जैसे एक तो आपका सामान्य पासवर्ड होता है जो कि अधिकांशतः 30 दिन या 60 दिन में अपने आप एक्सपायर हो जाता है, फिर आपको बदलना पड़ता है। लेकिन फिर भी 30 दिन या 60 दिन तक आप उसका इस्तेमाल करते हैं और अलग अलग जगहों पर कई बार आपके पासवर्ड एक ही तरह के होते हैं, तो इससे उनके हैक होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन जो OTP होता है वो अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है, या न्यूमेरिक भी नंबर भी हो सकते हैं। वो जब भी आप कहीं लॉगिन करते हैं, चाहे वो बैंक अकाउंट हो, इंटरनेट बैंकिंग हो, या हो सकता है फेसबुक अकाउंट हो सकता है गूगल का अकाउंट हो, जिसमें कि आप लॉगिन करते हैं, तो वो आपको एक पासवर्ड के अलावा एक OTP सेंड करता है, वन टाइम पासवर्ड। और वो उसी मोबाइल पर, रजिस्टर्ड मोबाइल पर जाता है जो कि उसके साथ कनेक्टेड होता है। उस पर जब वो OTP जाएगा और जब तक उसको इंटर नहीं किया जाएगा तब तक वो वेरीफाई नहीं होगा, मतलब आप उसमें लॉगिन नहीं कर सकते, कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। अगर इकोनॉमिकल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं आप बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करके, तो इंटरनेट बैंकिंग का यूज कर रहे हैं, तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आप तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक आप OTP को एंटर नहीं करेंगे। तो ये सबसे सिक्योर माध्यम है आज की डेट में, और आज की डेट में अधिकांश बैंकिंग सिस्टम खास तौर से इस्तेमाल करते हैं OTP का ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने के लिए। विदाउट OTP कोई भी ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं होती है। इसीलिए आपको कई बार विज्ञापनों में ये सचेत भी किया जाता है किसी के साथ अपना OTP और CVV क्या होता है, आपके ATM के पीछे लिखा हुआ 3 डिजिट का होता है अधिकांशतः, जो कि आपके ATM को रिप्रेजेंट करता है, ATM या क्रेडिट कार्ड को रिप्रेजेंट करता है, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड को। और OTP वन टाइम पासवर्ड है। अगर आप OTP किसी को दे देते हैं तो वो किसी भी ट्रांजेक्शन को आपके कंप्लीट कर सकता है। इसलिए OTP कभी भी ऑनलाइन किसी के साथ शेयर नहीं किया जाता, फोन पर नहीं शेयर करते हैं। इसके बाद आता है आपका क्विक रिस्पॉन्स, QR कोड। QR कोड और कुछ नहीं है, सिर्फ बार कोड का 2 डायमेंशनल वर्जन है। बार कोड का इस्तेमाल क्यों करते थे? बार कोड का इस्तेमाल करते थे किसी भी प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए, मतलब उस प्रोडक्ट की क्या कॉस्ट है, उस प्रोडक्ट का नाम क्या है, उस प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, ये सब बार कोड के अंदर होता था। QR कोड या क्विक रिस्पांस कोड में भी वही चीजें होती हैं, लेकिन सबसे बड़ी अच्छाई ये होती है कि ये बार कोड से ज्यादा एग्जैक्ट होता है, और सिर्फ एग्जैक्ट ही नहीं होता, उससे तेज गति से कार्य करता है। और इससे भी बड़ी बात है कि ये ओपन सोर्स होता है, बिना किसी कीमत के आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने लिए QR कोड जनरेट कर सकते हैं, और जनरेट करने के बाद आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अधिकांश QR कोड जो होते हैं ये स्क्वायर होते हैं, मतलब चौकोर होते हैं, और ये किसी न किसी वेबसाइट के साथ कनेक्ट होते हैं, और ये आपको अलाउ करते हैं स्पीड अप करने के लिए। जो मोबाइल वेब सर्विसेज हैं उन सबको स्पीड, तेज गति से करने के लिए QR कोड का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद चलते हैं अगले टॉपिक पर, जो है UPI, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। देखिए, UPI और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इज एन इमीडिएट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम दैट हेल्प्स इन इंस्टेंटली ट्रांसफरिंग द फंड्स बिटवीन द 2 बैंक अकाउंट्स थ्रू अ मोबाइल प्लेटफॉर्म। मतलब UPI जो होता है एक इंटरफेस है जो कि रियल टाइम में आपको सुविधा देता है अमाउंट को एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने का। अब इस तरह जैसे आपने भीम देखा होगा, भारत इंटरफेस फॉर मनी, या फोन पे या गूगल पे, इसका इस्तेमाल आप लोग करते हैं। ये सब एग्जाम्पल हैं आपके UPI एप्लीकेशन के। इनका इस्तेमाल करके आप आसानी से एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक UPI ID बनानी पड़ती है, और उस UPI ID में पासवर्ड भी होता है जिसका इस्तेमाल करके आप डेटा को, पैसे रुपए का लेन देन कर सकते हैं। ये कंट्रोल इंडिया में किया जाता है RBI और IBA के द्वारा। IBA क्या होता है? RBI तो समझ रहे हैं ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और IBA है इंडियन बैंक एसोसिएशन। तो SBI पे, भीम, फोन पे, गूगल पे, ये सब UPI एप्लीकेशन के एग्जाम्पल हैं। UPI का इस्तेमाल करके हम आसानी से एक अकाउंट से
पैसा दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं या रिसीव भी कर सकते हैं। इसके बाद आपका जो टॉपिक आता है वो है AEPS। AEPS क्या है? आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम या आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विसेज भी कहते हैं। ये कुछ भी नहीं है, बस आधार का इस्तेमाल करके, आधार क्योंकि होता क्या है, आधार एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है। आधार दो लोगों का एक नहीं हो सकता, तो आधार ऑथेंटिकेशन का, क्योंकि जब आधार नंबर आप डालते हैं तो आपको OTP भेजता है। आप जब OTP डालेंगे तभी आप ऑथेंटिकेट करेगा कि आप वही व्यक्ति हैं जिसका कि आधार नंबर डाला गया है, क्योंकि अधिकांश आधार कनेक्टेड होते हैं मोबाइल नंबर से, और आपका आधार में आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए AEPS का इस्तेमाल करने के लिए। AEPS आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विसेज का इस्तेमाल करके आप आसानी से फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी को पेमेंट कर सकते हैं, कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, पैसा उतार सकते हैं, या अपने बैंक बैलेंस के बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं। इसके लिए बहुत सारे सेंटर खुले हुए हैं जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं इस काम को करने के लिए। इसके बाद देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये USSD अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा *99#। ये कोड आपने सुना होगा, ये अधिकांशतः नोटबंदी के समय ज्यादा पॉपुलर हुआ, और इसका उद्देश्य क्या था? ऐसे लोगों तक बैंकिंग को पहुंचाना, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग को, मोबाइल बैंकिंग को पहुंचाना जिनके पास स्मार्टफोन्स न हो। मतलब जो भी फोन जिससे कि मैसेज किया जा सकता हो उसका इस्तेमाल करके हम आसानी से फंड ट्रांसफर कर सकें, बैलेंस इंक्वायरी कर सकें, बैंक स्टेटमेंट जनरेट कर सकें। मतलब ये सारे काम हम बैंक से संबंधित, बैंकिंग से संबंधित सारे कार्य कर सकें। और इसका मुख्य उद्देश्य सामान्य लोगों को तक अपनी पहुंच को बनाना था मोबाइल बैंकिंग के। आप एक नंबर पर *99# का इस्तेमाल करके मैसेज भेज करके अपने डेटा को, अपने फंड को ट्रांसमिट कर सकते थे, और ये सारी सर्विसेज यूज कर सकते हैं। अब इसके लिए आपके पास SMS सर्विस होना अनिवार्य है, और आपके बैंक में आपके मोबाइल का रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। तो *99# इसी को कहते हैं USSD अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, और ये विशेषतः बनाया गया था इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। मतलब ऐसे लोग जो कि बैंक से नॉर्मली दूर होते हैं और कमजोर परिवारों के होते हैं, जो कि अधिकांशतः इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल नहीं करते, तो उनको इसीलिए इसको कई भाषाओं में बनाया गया, इंग्लिश, हिंदी, तमिल, बंगाली, कन्नड़, पंजाबी, बहुत सारी भाषाएं हैं जिसमें इसका इस्तेमाल, जिसके माध्यम से जिस USSD की सुविधा को आपको दिया गया है। आप चाहे तो इनमें से किसी भी सुविधा का, किसी भी भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम आते हैं USSD, ध्यान रखिएगा जिस मोबाइल में भी, कोई भी मोबाइल जिसके अंदर SMS की सुविधा हो, उसका इस्तेमाल करके हम आसानी से फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके लिए *99# ये कोड इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद आता है आपका E-वॉलेट। E-वॉलेट क्या होता है? E-वॉलेट आपके जेब में रखे हुए वॉलेट की तरह ही होता है, बस अंतर क्या होता है कि आप अपने बैंक अकाउंट से अपना पैसा, कुछ पैसा ट्रांसमिट कर देते हैं E-वॉलेट के अंदर, और उस E-वॉलेट का इस्तेमाल करके आप आसानी से ऑनलाइन कोई भी पेमेंट कर सकते हैं। और उस पेमेंट को करने के लिए आपके बैंक अकाउंट से उसका कनेक्ट होना जरूरी नहीं है, क्योंकि बैंक अकाउंट से आपने एक बार पैसा ट्रांसफर कर दिया, उसके बाद जो भी ट्रांसफर होगा वो आपके उस E-वॉलेट से उस सर्विस को होगा जिसको आप पेमेंट करना चाह रहे हैं। E-वॉलेट के बहुत सारे एग्जाम्पल, जैसे फ्री चार्ज है, एयरटेल मनी है, अमेजन पे है, पेटीएम है, इन सब का नाम आपने सुना होगा। ये सब E-वॉलेट के एग्जाम्पल है। इनमें आप पैसा डाल करके किसी और दूसरी सर्विस के लिए पेमेंट कर सकते हैं, और ये सेम उसी तरह से जैसे आपके जेब में रखा हुआ वॉलेट है, बस ये इलेक्ट्रॉनिक है, और आपके जेब में रखा हुआ वॉलेट इलेक्ट्रॉनिक नहीं होता, फिजिकल निकाल करके आप पैसा देते हैं और इसमें आप इलेक्ट्रॉनिकली पेमेंट कर सकते हैं। सिक्योर इसलिए है क्योंकि आपके बैंक अकाउंट से कनेक्ट नहीं होता, समझ रहे हैं। चलिए, इसके बाद जो लास्ट टॉपिक है इसमें का वो है POS, पॉइंट ऑफ सेल। ये अधिकांश लोगों ने, आपने देखा होगा, जब हम जैसे किसी मल्टीप्लेक्स में जाते हैं या जैसे V-मार्ट चले गए, आप V-मार्ट में आप कोई खरीदारी करते हैं तो आपने देखा होगा एक छोटी सी मशीन रखी होती है जिसमें कि सारी बिलिंग का प्रोसेस होता है, ऑर्डर आपका प्रोसेस होता है, चेकआउट होता है, मतलब आपने पैसा डाला, उसमें सारे आपके उसको बारकोड से स्कैन कर लेता है, उसके बाद बिल उससे प्रिंट होकर के निकल जाता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का ये कॉम्बिनेशन होता है जिसका इस्तेमाल करके हम बिलिंग सिस्टम को ऑटोमेट करते हैं।
और बिलिंग सिस्टम को ऑटोमेट करने के लिए पीओएस पॉइंट ऑफ सेल के लिए आपको किस किस चीजों की आवश्यकता है, जैसे एक डिस्प्ले यूनिट, मतलब जहां पर वो डिस्प्ले हो रहा हो, जहां पर कि वो डेटा इनपुट करे तो देख सके कि हमने क्या इनपुट किया है। कीबोर्ड या टच स्क्रीन होना चाहिए, कीबोर्ड मतलब कीबोर्ड से ही तो टाइप करेगा तो डेटा इनपुट होगा उसके अंदर। बारकोड स्कैनर होना चाहिए जिससे कि बारकोड जो अलग अलग प्रोडक्ट पर हो उनको स्कैन करे ताकि वो डेटा सिस्टम के अंदर इनपुट हो जाए। एक प्रिंटर होना चाहिए जिसमें कि उस रिसिप्ट को प्रिंट करे या जो आपका बिल है उसको प्रिंट कर दे और वो आपको उपलब्ध करा सके। इसके अलावा कैश रजिस्टर होना चाहिए, उस कैश रजिस्टर वो सॉफ्टवेयर के अंदर होना चाहिए, बाहर नहीं लिखता कोई। कैश रजिस्टर बाहरी सॉफ्टवेयर के अंदर ही होता है, जो कि आपने कितना कैश सेल के दौरान इकट्ठा किया है वो सब की एंट्री उसके अंदर होती है ताकि शाम को आप मैच कर सकें। और इसके अलावा एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए जो कि इन सबको मैनेज करे। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आपको आज की क्लास में पढ़ना था। क्या क्या पढ़ा आपने? वन टाइम पासवर्ड, क्विक रिस्पॉन्स कोड, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस मतलब यूपीआई, एईपीएस मतलब आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विसेज या सिस्टम, यूएसएसडी अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा जो कि *99# का इस्तेमाल करके किया जाता है, ई वॉलेट जैसे अमेजन पे, एयरटेल, फ्रीचार्ज या पेटीएम, पॉइंट ऑफ सेल मतलब जैसे किसी भी उसमें बड़े मार्केट में अगर आप जाते हैं तो आपको पॉइंट ऑफ सेल दिख जाएगा। तो इसका ये सारी चीजें हैं जो कि आज आपको पढ़नी थी। इतना आप लोग देख लीजिए। अगर किसी के बारे में कोई समस्या हो तो पूछ भी सकते हैं आप, या तो इंटरनेट पर सर्च करके उसको और डिटेल में देख सकते हैं। फिलहाल ये आपकी परीक्षा में आ सकता है, इसलिए इनको समझिएगा ध्यान से। थैंक यू।